नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। शादी के बाद ससुराल वालों ने मेरी नौकरी छुड़ा दी और कहा कि हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। मैं डॉक्टर थी, बड़ी मुश्किल से मैंने 1 साल कैद की तरह गुजारा और फिर मौका देखकर वहां से भाग आई। मैं फिर अस्पताल में नौकरी करने लगी। सोचा कि थोड़ा शांत होकर दूसरी शादी कर लूँगी। एक दिन 11 साल की बच्ची को मेरे पास लाया गया। वो गर्भवती थी। जब मैंने पूछा कि इसके साथ यह सब किसने किया तो उसने अपने स्कूल बैग की तरफ इशारा किया। मैंने बैग खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसमें मेरे कॉलेज में विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए मेरे पापा के खास दोस्त की तस्वीर थी, जो मेरे पिताजी के बहुत खास थे और मेरे घर वाले उनकी मर्जी के बिना चलते भी नहीं थे। उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण विशेष अतिथि बनाकर बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उनके माथे पर बल पड़ गए, चेहरा बदल गया। उन्होंने पास बैठे हमारे विभाग के एक प्रोफेसर के कान में कुछ कहा। प्रोफेसर ने तुरंत मेरी तरफ देखा। फिर प्रोफेसर ने उन्हें जवाब दिया तो अंकल का मुंह ऐसे बन गया जैसे कोई कड़वी दवा निगल ली हो। वो गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था। मैं समझ गई थी कि उनका मूड क्यों खराब हो गया है। अब मेरे लिए वहाँ एक पल भी बैठना मुश्किल हो गया। मैंने नैना का हाथ दबाते हुए कहा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर मैं तुरंत उठी। नैना परेशान होकर बोली, यार क्या बात है, अभी तो आकर बैठे हैं, इतनी मुश्किल से सीट मिली है, पता है ना यहाँ सीटें भर जाएंगी, कैंटीन जाकर क्या करेंगे, अभी तो भूख भी नहीं लगी, थोड़ा रुक कर चलते हैं। मैंने उसका जवाब दिए बिना ही उठकर चलने लगी। नैना हड़बड़ाकर मुझे आवाज़ देते हुए मेरे पीछे दौड़ी, लेकिन मैं तेज़ी से ऑडिटोरियम से बाहर निकल आई। वो अभी भी मुझे रुकने को कहते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जब उसकी आवाज़ें नहीं रुकी तो मैं गुस्से में उसकी तरफ पलटी और बिना कुछ बोले होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। वो चौंक गई, फिर मेरे पास आई और बोली, सब ठीक तो है, क्या हुआ, वहाँ से क्यों उठकर आ गई। मैंने उसे धीरे से कहा, यहाँ से चलो, बाहर बताऊंगी। हमारे आसपास सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रुप के ही थे हमें अजीब नज़रों से देखने लगे। मुझे उनसे भी ज़्यादा अंकल की चिंता थी कि कहीं वो बाहर ना निकल आएं। इस सोच से ही मेरा दिल बैठने लगा। हम कैंटीन में दाखिल हुए। आज अनजाने में भीड़ कहाँ थी। हमने कोने में एक खाली टेबल चेयर देखकर राहत की सांस ली और वहां जाकर बैठ गए। नैना बैठते ही बोली, अब बताओ क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो, वहां कोई भूत तो नहीं देख लिया। फिर अपनी बात पर खुद ही हंस पड़ी। मैं परेशान होकर बोली, भूत से भी आगे की चीज़ देख आई हूँ, बस प्रार्थना करो सब ठीक हो जाए। नैना हैरान होकर बोली, अब बता भी दो, क्या सस्पेंस बना रही हो, ऐसा क्या देख लिया कि इतनी परेशान हो। मैंने कहा, तुमने सफ़ेद कुर्ता पजामा में सिर पर पगड़ी बांधे एक आदमी को देखा, बड़ी बड़ी मूछें थी। नैना बोली, हाँ देखा है, बिल्कुल पंजाब का कोई चौधरी लग रहा था। शक्ल ढंग और कपड़ों से वैसा ही लग रहा था जैसे टीवी के नाटकों में चौधरी दिखाते हैं, कड़क कपड़े, तिल्लेदार जूते और बड़ी पगड़ी। मैं बोली, तुमने ये सब टीवी ड्रामे में देखा है, यह किरदार अपनी पूरी परंपरागत सोच के साथ मेरी ज़िंदगी में आया हुआ है। नैना हैरान होकर बोली, क्या मतलब। मैंने कहा, मतलब यह है कि वो मेरे अंकल हैं। मेरी बात सुनकर नैना की आंखें फट गई। वो बोली, सच, तुम मजाक तो नहीं कर रही। मैंने गंभीर होकर कहा, क्या लगता है यह मजाक की बात है। नैना भी गंभीर हो गई और बोली, ऐसे किरदार टीवी ड्रामों में दिखते हैं जहां उन्हें सख्त और पुराने विचारों वाले पिता के रूप में दिखाया जाता है, जो बेटियों की पढ़ाई और शादी पर बहुत आपत्ति करते हैं। मैं बोली, वो अपनी बेटियों पर आपत्ति करते हैं, लेकिन जहां मेरे अंकल को मुझ पर आपत्ति है, घर के फैसले भी ऐसे करते हैं जैसे मैं अनाथ हूँ। नैना ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा, क्या बोले, जब कोई रिश्तेदार इतना अमीर, प्रभावशाली और बड़ा हो तो मानना तो बनता है। नैना ने पूछा, अब समस्या क्या है। मैं बोली, समस्या ये है कि उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया,
हमने उन्हें कभी बताया ही नहीं था कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। नैना हैरान होकर बोली, इसमें क्या बुराई है, यह तो सम्मानजनक पेशा है। मैंने कहा, बात सम्मान की नहीं है, बात यह है कि हमारे खानदान में लड़कियों की पढ़ाई को अच्छा नहीं समझा जाता। उस दिन मैं मेडिकल कॉलेज से जल्दी घर आ गई, लेकिन जैसे ही अपनी गली में घुसी, काली गाड़ी देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पैर भारी हो गए। गेट खोलकर अंदर घुसी तो वही हुआ जिसका डर था। ड्राइंग रूम से अंकल की आवाज़ सुनकर मेरे पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ गई। उनके चेहरे पर तनाव देखकर मैं घबरा गई। अम्मा तेजी से मेरे पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारे अंकल अंदर आए हुए हैं। क्या ज़रूरत थी उनके सामने जाने की, मैंने बेबसी से कहा। अम्मा, मुझे पता नहीं था कि उनको मेहमान के रूप में बुलाया गया है। वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे। अचानक उन्होंने मुझे देख लिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जाती ही नहीं। इतने में पापा की आवाज़ आई, चाय लाने में कितना समय लगेगा? अम्मा जी कहकर किचन की तरफ मुड़ी। जाते जाते उन्होंने कहा, तुम जाकर अंकल को प्रणाम करो, आंटी भी आई हुई हैं। अम्मा किचन में चली गई तो मैं फ़ौरन अपने कमरे में आई कि कपड़े बदल लूं, लेकिन अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अंकल का लड़का जय बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर घुस आया। उसके अचानक आने से मैं सहम गई। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे सर से पैर तक देखता हुआ बोला, अच्छा तो तुम कॉलेज में पढ़ती हो? वाह वही वाह, हमें तो पता ही नहीं था। शहर आकर तुम लोगों ने खूब अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी है। मैंने कहा, आप इस अंदाज में मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? वो व्यंग्य से मुस्कुराया, अच्छा तो पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अब तुम भी हमें तेवर दिखाओगी। हमारे अंदाज अब तुम्हें बुरे लगेंगे। कल कहोगी कि तुम जहर लगते हो। मैंने तुरंत कहा, तो इसमें गलत क्या है? 2-4 क्लास पढ़ लेते तो कम से कम कमरे में आने की तमीज़ तो सीख लेते। वो हंसा, तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ आता ही नहीं क्या? मैंने कहा, बाहर जाओ, मैं आती हूँ। वो बोला, क्यों, अब तुम्हें हमारा अपने कमरे में आना भी बुरा लगता है? साफ साफ बोल दो कि हमारे घर ना आया करो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल सब बाहर बैठे हैं और हम यहाँ अंदर, यह अच्छी बात नहीं है। वो मूंछों पर हाथ फेरता हुआ बोला, मैं तो बस ये देखने आया था कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ कौन से पर लग जाते हैं कि वो खुद को बहुत ऊंचा समझने लगती हैं। इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हें चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए जो थोड़ा बहुत चेहरे का रंग बचा है उसे किताबों में मत गवाओ। मैं सांवले रंग की थी, मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, फिर भी जय अक्सर मेरे आसपास मंडराता रहता था। हमारे आसपास की कई सुंदर लड़कियाँ उस पर मरती थी, लेकिन वो मुझे ही तंग करता रहता था। जब उसने मेरे चेहरे के रंग पर तंज कसा तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा, मैं पढ़ लिख कर चूल्हा चौका संभालूं या नौकरी करूं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो बोला, मुझे मतलब है या नहीं ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तब तक जितना हवाओं में उड़ना है उड़ लो। जिस दिन तुम्हारे पर काट कर मेरे पैरों में डाले जाएंगे उस दिन तुम्हें इन सब बातों का जवाब दूंगा। यह कहकर वो लंबे कदम बढ़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसकी बातें सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, ना जाने ये खुद को क्या समझता है। मैंने कभी उसे यह एहसास तक नहीं होने दिया कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है। उल्टा मैंने हमेशा उसे दिखाया कि वो मेरे लिए बिल्कुल महत्वहीन है। मैं गुस्से में खड़ी थी कि अचानक अम्मा कमरे में आई और गुस्से से बोली, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? मैं चाय बनाकर दे भी आई, लेकिन तुम अंकल को प्रणाम करने नहीं गई। अब उन्हें पता चल गया है कि तुम घर आई हो। क्या चाहती हो कि उनके जाने के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारी पढ़ाई के नाम पर मेरी और बेइज्जती करें? मैंने अम्मा को बताया कि मैं कपड़े बदलने वाली थी कि अचानक जय कमरे में आ गया और फालतू बातें करने लगा। अम्मा परेशान होकर पूछ रही थी, क्या कह रहा था वो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अम्मा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर करने की, जैसी हो वैसे ही चली जाओ। वैसे भी वो लोग उठने वाले हैं। मैंने अपने सिर पर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ लिया
और ड्राइंग रूम में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक अंकल की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। भाई साहब, आपकी बेटी ने तो पूरे कॉलेज में मेरा सिर झुका दिया। अरे मुझे क्या पता था कि यह मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, वरना मैं वहाँ जाता ही नहीं। हमारे घर की बेटियाँ तो हवेली की इज्जत हैं, उनका काम घर संभालना है, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करना नहीं। और आपको पता है ना कि हमारी परंपरा क्या कहती है, लड़कियों का इस तरह कॉलेज जाना, वो भी मेडिकल जैसे क्षेत्र में, हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ है। पिताजी ने बहुत नरम स्वर में अपने भाई जैसे दोस्त को जवाब दिया कि ज़माना बदल गया है, आजकल लड़कियों के लिए पढ़ाई हासिल करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। अंकल बोले, ज़माना बदल रहा है या आपके ख्याल? आपको इस बात का पता है कि लोग क्या कह रहे हैं? खानदान में लड़कियों को इस तरह आज़ाद छोड़ देना हमारी परंपरा के खिलाफ है। पिताजी का नरम लेकिन थोड़ा कठोर स्वर मुझे सुनाई दिया। हमने उसे आज़ाद नहीं छोड़ा, बस हमने यही सोचा था कि वह थोड़ा पढ़ ले, पढ़ने की हद तक तो ठीक है, मगर डॉक्टर बनाना, भाई साहब लोग क्या सोचेंगे? और पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत जिद्दी हो जाती हैं। मैंने तो अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियों को ऐसे ही देखा है। इससे पहले कि पिताजी कुछ और कहते, मैं तुरंत अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में अंकल, आंटी, जय, मेरे पापा और मम्मी सब बैठे हुए थे। माहौल बहुत तनाव भरा था। मैंने नमस्ते किया तो अंकल ने मुझे घूर कर देखा और बड़े अजीब अंदाज में जवाब दिया। आंटी ने तो मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। अंकल बोले, कॉलेज में लड़के भी पढ़ते हैं क्या? और कोई कॉलेज नहीं मिला था यहाँ इसे दाखिल करवाया जाता। पिताजी बोले, हम तो खुद यही चाहते थे कि इसका कॉलेज लड़कियों वाला हो, लेकिन इस तरह की पढ़ाई में लड़के और लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। खुशकिस्मती से उस कॉलेज में इसका नाम आ गया और घर के पास भी था, इसीलिए दाखिला करवा दिया। इससे पहले कि अंकल कुछ कहते, आंटी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? अब उठिए, देर हो रही है। अंकल तुरंत खड़े हो गए। उनके जाते ही मुझे लगा जैसे मेरी रुकी हुई सांस बहाल हो गई हो। अम्मा सर पकड़कर बैठ गई। पिताजी उनके साथ बाहर निकल गए। पिताजी अंदर आकर बोले, रमेश बहुत गुस्से में निकला है। माँ तिल मिलाकर उनकी तरफ देखने लगी। ये तो होना ही था, हम आखिर कब तक छुपाते? एक ना एक दिन तो उन्हें पता ही चल जाना था। अपनी तो कोई औलाद पढ़ा नहीं सके और चाहते हैं कि पूरा शहर अनपढ़ रहे। ऐसा थोड़ी होता है, हमारी इकलौती बेटी है, लायक है, आगे बढ़ना चाहती है, तो इसमें आखिर क्या बुराई है? अम्मा मेरी तरफदारी करते हुए बोली तो पिताजी गुस्से से बोले, मत भूलो हमारे परिवार पर इसके कितने एहसान हैं। दूसरे ही दिन अगले की नेकी भूल जाती हो। याद है जब तुम्हारा ऑपरेशन का समय था तो मेरे इसी दोस्त ने 1 लाख रुपए मेरी हथेली पर रख दिए थे। अम्मा बोली, वो लाख उन्होंने आपकी हथेली पर नहीं रखा था, बल्कि इसके पीछे उनके कई मकसद हैं जो आप अभी नहीं जानते, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है। पिताजी गुस्से से बोले, तुम औरतों को बस शक करने की आदत नहीं गई। सच्ची बात है, घटिया खानदान की औरतें जब ब्याह कर लाई जाएं तो वो नहीं बल्कि उनकी बोलबानी बोलती हैं। सारी ज़िंदगी पापा ने माँ के खानदान को बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी उनके दिल के अरमान पूरे नहीं हुए। अम्मा रोने लगी। आखिर आपको सामने की हकीकत नज़र क्यों नहीं आती? वो आपको थोड़े बहुते पैसे देकर आपका मुंह बंद कर देता है, जबकि गांव वाली ज़मीनों पर आपका ही हक है, लेकिन आपने कभी अपना हक नहीं मांगा। उन ज़मीनों से जो मुनाफा होता है वो सब आपका दोस्त ले लेता है, क्योंकि आपने ज़मीन उसे ठेके पर दे रखी है। आपने कभी हिसाब किताब मांगा है उससे? अगर सालों बाद वो कुछ पैसे आपकी हथेली पर रख देता है तो कौन सा एहसान है? यह रकम आपके हिस्से की ज़मीन से ही होती है, लेकिन वो आपको हमेशा बेवकूफ़ बना डालता है। पिताजी गुस्से से बाहर निकल गए। वो हमेशा ऐसी ही बहस से भाग जाते थे। अम्मा उनके जाने के बाद रोने लगी। उन्हें रोता देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा, अम्मा आपको क्या ज़रूरत है पिताजी के सामने बोलने की, जब आपको पता है कि वो अपने दोस्त की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। अम्मा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कब तक चुप करके यह तमाशा देखती रहूं? आखिर तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं समझते
कि उनका दोस्त उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा देकर कितना बड़ा नुकसान कर जाता है। अब यही से देख लो, पढ़ाई हम कर रहे हैं, सारा खर्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, एक पैसा भी उनसे नहीं लेते, फिर भी उन्हें हमारे घर के हर मामले पर आपत्ति रहती है। आखिर तुम्हारे पिताजी कब इस घर के मुखिया की तरह अपने घर के मामलों को संभालेंगे? वो इनका सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन बात ऐसे करता है जैसे वो इनका भाई हो। ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो अब थक गई हूँ। मैंने तुरंत अम्मा को तसल्ली दी, क्योंकि मुझे पता था कि वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। ज़रा सी ज़्यादा परेशानी हुई तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं उन्हें लेकर कमरे में ले आई, लेटने को कहा, कमरे की लाइट बंद कर दी और बाहर आ गई। फिर अपने कल के टेस्ट की तैयारी करने लगी। लेकिन ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर निकली ही थी कि मुझे लगा जैसे कोई गाड़ी मेरे साथ साथ चल रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काली गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर जय बैठा था। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बोला, आ जाओ, मैं घर छोड़ आता हूँ। जाने क्यों मुझे उसके अंदाज पर शक हुआ, लगा जैसे उसने कुछ पी रखा है। मैं चौंक गई और इनकार करते हुए बोली, मुझे अभी लाइब्रेरी जाना है, कुछ किताबें इशू करवानी है, तो बाद में घर जाऊंगी। लेकिन वो जिद पर अड़ गया। ठीक है, मैं तुम्हें लाइब्रेरी छोड़ आता हूँ। मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। मैं किसी सूरत में उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठना चाहती थी। खासकर आज तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसका अंदाज बारी था और बहका हुआ लग रहा था। इसलिए मैंने सावधानी में ही भलाई समझी। मैंने उसे बाय कहकर तुरंत यूनिवर्सिटी के सामने वाली पतली गली में घुस गई और तेजी से चलने लगी। गली के मोड़ पर मैंने पीछे देखा तो जय की गाड़ी अभी भी खड़ी थी और वो मुझे बेहद दुश्मनी भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे शिकार उसके हाथ से निकल गया हो। मैं लाइब्रेरी तो जाना चाहती ही नहीं थी, बस बहाना था। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कुछ देर और गुजर जाए तो बस स्टॉप की तरफ चली जाऊं। मैं बेबसी से होंठ काटते हुए सोचने लगी कि अगर रोज़ रोज़ ऐसा ही होता रहा तो मैं क्या करूंगी। इस तरह तो मेरा तमाशा ही बनता चला जाएगा। घर पहुंचकर मैंने अम्मा को यह बात बताई तो वो भी परेशान हो गई। उसका भला काम ही क्या था तुम्हारे कॉलेज जाने का? मैं बोली, पता नहीं अम्मा, लेकिन आप पिताजी से बात करें कि वो उसे समझाएं कि इस तरह मुंह उठाकर मेरे कॉलेज ना आए। अम्मा गुस्से से बोली, तुम्हारे पिताजी को समझाना कोई आसान बात है क्या? मैं तो वैसे भी उनके दोस्त या उसके बेटे के बारे में कोई बात करूं तो वो लड़ जाते हैं। बेहतर है कि तुम खुद अपने बाप से इस बारे में बात करो। मैं परेशान होकर बोली, माँ वो नहीं सुनेंगे, आप तो जानती ही हैं। अम्मा बहुत उदास स्वर में बोली, काश तुम्हारे पिताजी को इस बात का एहसास हो जाए कि दोस्त और उसके बेटे को खास रखने के साथ साथ अपनी पत्नी और बेटी को भी इज्जत देनी है, उनके स्थान को भी समझना है, तो फिर दुख ही किस बात का था। मैंने अम्मा से कहा, आप परेशान ना हो, इस बात का भी हल निकल जाएगा। मैं आज के बाद सावधानी से कॉलेज से बाहर निकलूंगी। अम्मा के चेहरे पर राहत की झलक देखकर मैं थोड़ी शांत हो गई। अभी इस बात को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे पेपर शुरू थे कि अचानक अंकल और आंटी मिठाई की टोकरियां लेकर हमारे घर आ गए। मैं उस दिन घर पर ही थी और पेपर की तैयारी कर रही थी। अंकल आंटी को अचानक घर में देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो तो कभी कभार ही आते थे। अब एक हफ्ते में दूसरी बार उनके आने का मकसद मेरी समझ से परे था। अम्मा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मुझे उनका आना कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने अम्मा से पूछा, यह इतनी मिठाइयों की टोकरियाँ लेकर क्यों आए हैं? अम्मा बोली, मैं क्या कह सकती हूँ, अभी तुम्हारे पिताजी आएंगे तो पता चलेगा कि क्या मामला है। वैसे आज तुम्हारी आंटी भी बड़े तरीके से बात कर रही है। शुक्र है कि उन्होंने भी हमें इंसान समझा। अम्मा की बात पर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वाकई आंटी का रवैया मुझे भी बहुत अजीब लगा। इससे पहले तो उन्होंने मेरी नमस्ते का जवाब देना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी कभी पसंद नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने मेरी नमस्ते का जवाब दिया और मेरे सिर पर हाथ भी फेरा। यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी।
मगर मुझे एक बात की खुशी थी कि उनके साथ जय नहीं आया था। मैंने सुकून की सांस ली। वैसे भी जब जय आ जाता है तो बिना वजह मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करता। इसी वजह से मुझे वो एक आंख नहीं बाता था। एक तो वो बिल्कुल अनपढ़ था, ऊपर से उसकी बातें भी बेहद घटिया होती थी कि मेरा दिल ही बुरा हो जाता। उसे पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत बुरी लगती थी, लेकिन भगवान जाने मुझ में क्यों दिलचस्पी लेता था। पिताजी आ गए थे तो मैं अपने ख्यालों से चौंक गई। उन्हें जब पता चला कि अंकल आए हैं तो वो एकदम खुश हो गए, लेकिन अंदर जाने से पहले बोले खाने का इंतजाम करो। जबकि मैं और अम्मा अच्छे से जानते थे कि अंकल और आंटी हमारे घर का पानी भी नहीं पीते। भगवान जाने इसमें क्या बात थी, लेकिन जब भी हमारे घर आए हमने जो चीज़ भी बनानी चाहिए, चाहे चाय हो या खाना, वो हाथ भी नहीं लगाते और ऐसे ही उठकर चले जाते। कई बार मुझे उनका इस तरह जाना बेहद घमंडी लगा। किचन की इतनी गर्मी में जल बुनकर अम्मा उनके लिए पिताजी के हुक्म पर खाना तैयार करती हैं और वो देखना भी गवारा नहीं करते। ऐसे में मुझे कई बार गुस्सा भी आता कि जब वो हमारे घर से कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते तो फिर पिताजी हमसे क्यों मेहनत करवाते हैं। अभी भी वो खाने का कहकर खुद आराम से ड्राइंग रूम में चले गए थे। तो अम्मा मेरी तरफ देखने लगी, अब क्या करें, खाते तो वो कुछ है नहीं, खामा इस गर्मी में कौन सड़ेगा। अभी दिन की सब्जी बनाकर मेरी तो अपनी हालत पतली हुई पड़ी है। मैंने धीरे से कहा, जब आप जानती हैं कि वो कुछ नहीं खाते तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चुपचाप बैठ जाएं। पिताजी कुछ बोलें तो मैं खुद उन्हें बता दूंगी, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम से खुशी की मिली जुली आवाज़ें आईं तो मैं और अम्मा चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में पिताजी की आवाज़ आई, वो अम्मा को बुला रहे थे। अम्मा एकदम उठकर खड़ी हुई, फटाफट अपने सिर पर दुपट्टा ठीक किया और तेज़ी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। मैं भी उनके साथ साथ गई, लेकिन ड्राइंग रूम के अंदर जाने की बजाय दरवाजे में ही खड़ी हो गई। एकदम अंकल ने अम्मा को देखते ही कहा, मुबारक हो, आज से आपकी बेटी हमारी बहू बनकर हमारे घर आने वाली है। अम्मा एकदम अंकल की तरफ देखकर बोली, यह क्या बात कर रहे हैं आप, महक तो अभी पढ़ रही है, अभी अभी तो उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो पढ़ाई के बीच हम भला उसका रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं। अंकल अम्मा की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, ये मर्दों के फैसले होते हैं, औरतें मर्दों के मामलों में नहीं बोलती। ठीक है, आपका रुतबा बड़ा है, आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हम मर्दों के बीच आकर बोलें। हमने खुशखबरी आपको सुनानी थी, सो सुना दी तो बात ख़त्म। अम्मा बोली, बात ख़त्म नहीं है, ठीक है आप मर्दों के बीच की बातें होंगी, लेकिन इस वक्त मामला मेरी बेटी का है। मैं आपके किसी मामले में ना आना चाहती हूँ, ना बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब बात मेरी बेटी की होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मुझे अभी महक की शादी करनी ही नहीं है, वो अच्छे से अपना मेडिकल पूरा कर ले तो उसके बाद सोचूंगी। अंकल पिताजी की तरफ देखकर बोले, कमाल है यार, आपने अपने घर की औरतों को इतनी आज़ादी दे रखी है, यह तो मुझे पता ही नहीं था। पिताजी एकदम हड़बड़ाकर बोले, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता है कि ये ज़रा ज़्यादा बोलती है। माँ पिताजी की बात सुनकर बोली, इसमें ज़्यादा बोलने वाली कोई बात नहीं है, आप खुद सोचें, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाना कोई इतनी आसान बात नहीं है। अब अगर हमारी बेटी का बिना किसी सिफारिश के कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो इस पर हम भगवान का जितना भी शुक्र करें कम है। पूरे इलाके में इकलौती हमारी बच्ची है जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। उसकी आंखों में कितने बड़े बड़े सपने हैं, भला हम उन सपनों को क्यों तोड़ें। अंकल बोले, बस मैं इसीलिए लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई के खिलाफ हूँ। यह देखिए, मेरी पत्नी गाय हैं, बैठने को कहता हूँ तो बैठ जाती हैं, खड़े होने को कहता हूँ तो खड़ी हो जाती हैं। आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो अपना हाल देख लें, पति कुछ कहता है तो आप कुछ कहती हैं, पति इस रिश्ते पर खुश है तो आप ना खुश हैं। इसलिए मैं लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई पर खुश नहीं होता, क्योंकि इन्हें फिर हर मामले में नुक्स निकालने का हुनर आ जाता है।
अम्मा बोली, देखो मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए। अंकल बोले, कितना पढ़ेगी, पढ़ लिख कर भी तो आखिर आपको अपनी बेटी का ब्याह करना ही है कि नहीं? या उसकी कमाई खाने का इरादा है? बेटी के सिर में चांदी उतरने से पहले उसे विदा कर दो तो अच्छा है। अम्मा कुछ कहने ही वाली थी कि पिताजी की गरजदार आवाज कमरे में गूंजी। खामोश हो जा कम वक्त औरत, तूने अब एक और शब्द भी कहा तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बेहतर है कि तुम अभी और इसी वक्त ड्राइंग रूम छोड़कर चली जाओ। मैं महक का रिश्ता जय से पक्का कर चुका हूँ, अब बात खत्म। अम्मा रोते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकली, जबकि मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिताजी मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कर देंगे। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, गम की शिद्दत से उनके होंठ कांप रहे थे और आंखें लाल हो रही थी। वो खामोशी से मेरे पास से गुजरकर चली गई, जबकि मैं पत्थर की मूर्त की तरह खड़ी की खड़ी ही रह गई। मेरा रिश्ता पिताजी ने ज़बरदस्ती तय कर दिया था और इस सदमे से अम्मा बीमार पड़ गई थी। मैं अपनी पढ़ाई, करियर और माँ की बीमारी में गन चक्कर बन गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। पिताजी को समझाना बिल्कुल फालतू था, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा अंकल और उनकी औलाद को महत्व दिया था। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि घर में ज़्यादा झगड़ा होने से बेहतर है कि मैं चुप रहूं जब तक अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि अम्मा चुपचाप एक रात ऐसी सोएंगी कि फिर कभी नहीं उठेंगी। तलाक के डरावे तो पिताजी उन्हें अक्सर देते ही रहते थे, लेकिन कभी महफिल में बैठकर पिताजी ने ऐसी बात नहीं की थी। अम्मा इस बार दोहरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी और ऐसा हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अम्मा के जाने के बाद हमारे घर का सुकून ही बिखर गया। कुछ दिनों के बाद जब घर में होश बहाल हुए तो मैंने दोबारा कॉलेज जाने की तैयारी की ही थी कि पिताजी मेरे पास आए और दो टुक शब्दों में कहा, अगर मेडिकल की पढ़ाई हासिल करनी है तो तुम्हें एक शर्त पर इजाज़त मिलेगी। मैंने खाली नज़रों से पिताजी की तरफ देखा, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हूँ और पिताजी से विरोध करने का नतीजा यह निकलेगा कि वो सपने जो अम्मा ने मेरे लिए देखे थे वो हमेशा के लिए टूट जाएंगे। वैसे भी पिताजी ने अपनी ही करनी थी, इसलिए मैं दिल ही दिल में भगवान से मदद मांगने लगी कि हे भगवान, कोई ऐसी बात मेरे सामने ना आए जो मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा हो। पिताजी मुझे सोच में डूबा देखकर धीरे से बोले, सोच लो, अगर मेरी शर्त मान लोगी तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैंने धीरे से कहा, पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी बोले, पहले मुझे यह बताओ कि तुम अब भी मेडिकल की पढ़ाई हासिल करना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो कि नहीं? मैंने एकदम कहा, क्यों नहीं पिताजी, यह तो मेरा सपना है और सबसे बढ़कर यह अम्मा की ख्वाहिश थी। मैं अपने जीते जी अम्मा के सपने से मुकर नहीं सकती। पिताजी बोले, ठीक है, तो फिर मेरी शर्त यह है तुम इस पढ़ाई के पूरा होने के बाद जय से शादी कर लोगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो तुम आज से ही कॉलेज जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं है तो फिर याद रखो, मैं तुम्हें कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं नहीं जानती थी कि पिताजी इस कदर सख्त दिल साबित होंगे। अम्मा के जाने के बाद भी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वो अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी पढ़ी लिखी बेटी को एक अनपढ़ के साथ ब्याह रहे हैं। उन्हें अपने दोस्त की खुशी तो नज़र आ रही थी, लेकिन मेरी खुशी की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। यह सरासर एक सौदा था, बहुत तकलीफ़ के साथ, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए मैंने हाँ कर दी और पिताजी को कह दिया कि जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन जब तक मैं यह पढ़ाई पूरी ना कर लूँ आप मेरी शादी नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा, मुझे मंजूर है और यूँ मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त मिल गई। जब मैं डॉक्टर बनकर हाउस जॉब कर रही थी तो अंकल ने पिताजी से कहा कि अब बहुत हो गया इंतज़ार, बस हम अगले हफ्ते ही शादी के लिए आ रहे हैं।
पिताजी ने हाँ कर दी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। एक ऐसे लड़के के साथ मेरी तकदीर जुड़ चुकी थी जो बिल्कुल अनपढ़ था, और सबसे बढ़कर यह कि मैं उसे नापसंद करती थी। मेरे दिल में उसके लिए कोई भाव नहीं उभरते थे। वो इतना समय गुजरने के बाद भी गंवार ही रहा, लेकिन भगवान जाने पिताजी को उस जाहिल में क्या नजर आता था। उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों की भी परवाह नहीं की और मुझे जय के साथ ब्याह दिया। मैं जो शहर में पली बड़ी थी, अब गांव की इस बड़ी सी हवेली की चारदीवारी के अंदर एक कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि इस शादी में ना तो अंकल की कोई खुशी का दखल था और ना आंटी का, बल्कि शादी जय की जिद पर हुई थी। और जय को भी मुझसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसने शादी जिद में की थी। शादी की पहली रात जय ने मुझे बताया कि उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि यह शादी उसने मुझसे मेरा घमंड तोड़ने के लिए की थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसे इग्नोर करती हूँ और शायद अपने कॉलेज में ही किसी को पसंद करती हूँ। जय को यह बात किसी तरह भी हजम नहीं हो रही थी कि इतने हैंडसम लड़के के होते हुए बाहर की तरफ देखूं। इसीलिए उसने अपने माता पिता पर बहुत दबाव डालकर यह शादी तो कर ली और मुझे जता भी दिया कि तुम चाहे कितनी बड़ी डॉक्टर बन जाओ, यहाँ तुम्हारी हैसियत वही है जो हम तुम्हें देंगे। उसकी नज़र में मेरी हैसियत एक जूती के बराबर भी नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी यूं बदल जाएगी और कांटों से भरी राह से गुजरना मेरा मुकद्दर हो जाएगा। जिससे शादी हुई थी वो तो मुझसे शादी करके भूल ही गया था। हवेली में थोड़ी देर के लिए आता और फिर महीनों गायब रहता। वो शहर जाकर क्या करता था यह मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने सुन रखा था कि शहर वाले घर में उसने कई शहरी लड़कियों को रखा है। मैंने उस पर एतराज़ करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा, तुम कौन सी शक्ल सूरत में प्यारी हो कि वो तुमसे बंधा रहे। हवेली की नौकरानी जितनी औकात है तुम्हारी, इसीलिए शुक्र करो कि तुम्हें हवेली में रखा हुआ है। वो मर्द है, चाहे तो 4-4 लड़कियां रख सकता है। तुम्हारी जुर्रत ही क्या कि तुम उस पर पाबंदी लगाओ। उसे अपने घर वालों की पूरी सपोर्ट हासिल थी। वो बाहर जो मर्जी करता रहे, मेरे साथ जितना बुरा सलूक करे, वो इसमें आज़ाद था। तो मैं चुप हो गई। मैंने बहुत बार पिताजी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे पिताजी खुद ही मुझसे संपर्क नहीं करना चाहते। मुझे तो हवेली से पिताजी को फ़ोन करने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन पिताजी तो मुझे फ़ोन कर सकते थे, जहाँ मिलने के लिए आ सकते थे। ब्याह के बाद वो कभी भी मुझसे मिलने के लिए हवेली नहीं आए। मैं हैरान थी कि वो इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। फिर एक दिन खबर मिली कि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन हैं। उस दिन मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोई, जिसने सारी ज़िंदगी पिताजी के इशारों पर गुजारी और एक दिन भी सुख से नहीं गुजारा। अब पिताजी की दूसरी पत्नी उस घर में खुशी खुशी रह रही थी। दूसरी तरफ मैंने हाउस जॉब करने की इजाज़त मांगी। मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, मैं डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन मेरी सास और ससुर ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें तुम्हारा पति इजाज़त देता है तो तुम ज़रूर यह काम करो, लेकिन अगर वो तुम्हें इजाज़त नहीं देता तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि मैं किससे इजाज़त लूँ। जो महीनों घर नहीं आता, फ़ोन नहीं उठाता, उससे कैसे बात की जा सकती है। मैंने उनसे कहा कि मैं जय के शहर वाले घर जाना चाहती हूँ, मैं वहीं उससे बात करूँगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दी और कहा, इस हवेली से बाहर तुम कदम नहीं निकाल सकती, अब तुम मरकर ही यहाँ से जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस हवेली में बहू बनकर नहीं बल्कि एक कैदी बनकर आई हूँ, जिसे अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। मैं अब बस इंतज़ार में थी कि जय आए और मैं उससे बात करूं। हालांकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जय किस स्वभाव का इंसान है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद वो इस मामले में मेरी मदद कर सके। वैसे भी मैंने कभी आम पत्नियों की तरह गिले शिकवे नहीं किए थे। वो बाहर जो भी कर रहा था मैंने कभी कुछ नहीं कहा था, सो इस नाते मुझे यकीन था कि वो इस मामले में मेरे साथ सहयोग करेगा।
जब एक दिन वो हवेली आया तो मैंने उसका मूड देखते हुए उससे इजाज़त मांगी। मैंने मुश्किल से मेडिकल की डिग्री हासिल की है, तो मैं इसमें प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। वो मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से कह के लगाते हुए हंसने लगा और फिर बेहद गंभीर होकर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हें इजाज़त दे दूँगा और फिर तुम शहर आ जाओगी? यह तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें इसी हवेली के अंदर रहना है। भूल जाओ कि तुमने डॉक्टर की पढ़ाई हासिल की है। ना तो तुम्हें प्रैक्टिस की इजाज़त है और ना ही शहर आने की। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगी और बोली, तुम लोगों ने मेरे साथ वादा किया था। शादी के वक्त तुमने और तुम्हारे माता पिता ने वादा किया था कि मुझे जॉब करने से नहीं रोकोगे। वो बेहद अजीब अंदाज में बोला, ऐसे वादे करने कौन से मुश्किल हैं? मैंने अफसोस भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं कि तुम अपने वादे से मुकर गए हो? भगवान के आगे क्या शक्ल लेकर जाओगे? वो गुस्से से बोला, बात यह है कि तुम्हें पत्नी होने के नाते वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। अगर तुम मनमानी करोगी तो उसकी सज़ा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। बाकी तुम डॉक्टरी की पढ़ाई भूल जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इतनी बड़ी हवेली है, यहाँ रहो, लेकिन यहाँ ज़िंदगी तुम्हें हमारे मुताबिक ही गुजारनी पड़ेगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं। चाहे यह ज़िंदगी रोकर गुजारो या हंसकर, यह तुम्हारी मर्जी है। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हवेली की सारी दीवारें मुझ पर आ गिरी हों। मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ाकर रो पड़ी कि मेरी ज़िंदगी का यह मकसद तो नहीं था। मैं तो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी और यही मेरी माँ का सपना भी था। लेकिन मैं अब कहाँ से कहाँ आ गई? क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? मुझे यहाँ से निकलने का कोई तरीका दिखा। मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है। मुझे इस कैद से बचा लीजिए। मैं रात भर रोती रही और रोते रोते सो गई। सपने में मैंने देखा कि मैं हवेली की दीवार से बाहर जा रही हूँ। यह देखते ही मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। यह कैसा सपना था जिसे देखकर मैं पसीने में भीग गई। मेरे होश थोड़े बहाल हुए तो मैंने सोचा कि इस सपने से मुझे एक इशारा मिला है। जितना मैं उस सपने पर सोचती गई उतना ही मुझे लगा कि मेरे सारे मामले का हल यही है। मैं जल्द से जल्द उस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी एक ऐसे रिश्ते में बंधकर नहीं रह सकती थी जिसमें मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन मैं मौका पाकर हवेली से भाग गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। पिताजी के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो जीते जी मेरे से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे और मुझे यकीन था कि अगर मैं उनके घर चली भी जाऊंगी तो वो उसकी सूचना मेरे ससुराल वालों को दे देंगे और फिर शायद मुझे हवेली वाले ऐसे जेल खाने में डाल दें यहाँ से निकलना मेरे लिए कभी मुमकिन ना हो सके। मैं छुपते छुपाते गांव से बाहर निकल आई, लेकिन शायद हवेली वालों को इसकी सूचना हो गई थी। इसीलिए मुझे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यकीनन वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। सामने एक हाईवे था, लेकिन उसके ऊपर मुझे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं सड़क के किनारे खड़ी होकर किसी गाड़ी का इंतज़ार करती, क्योंकि मेरे पीछे कदमों की आवाज़ें मुझे बिल्कुल करीब महसूस हो रही थीं। ऐसा लगता था कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो ये लोग मेरे सर पर आ पहुँचेंगे और फिर मेरा अंजाम क्या होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अचानक सड़क के साथ भागते भागते मुझे एक झोंपड़ी नजर आई तो मैं रुक गई। वहाँ एक फ़कीर अपनी भक्ति में मगन था। मैं झोंपड़ी के कोने में छुप कर बैठ गई। अचानक फ़कीर की नज़र मुझ पर पड़ी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और फिर हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। एकदम उसकी आवाज़ झोंपड़ी में गूंजी, जो मांगना है मांग ले। मैंने एकदम हाथ उठाकर प्रार्थना शुरू की ही थी कि पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा पीछा करते कदमों की आवाज़ झोंपड़ी के करीब आकर रुक गई। वे हवेली के नौकर थे, क्योंकि मैं उनमें से दो की आवाज़ पहचान चुकी थी। उनमें से एक ने कहा, इस झोंपड़ी के अंदर जाकर देखें। यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर उनमें से कोई भी झोंपड़ी के अंदर आता तो मुझे देख लेता,
क्योंकि यह झोंपड़ी इतनी बड़ी नहीं थी और ना ही इसमें छुपने की कोई जगह थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से गिड़गिड़ाकर मदद मांगी कि हे भगवान, जे झोंपड़ी के अंदर ना आए और मैं शहर चली जाऊं। मैं ना जाने कब तक यह प्रार्थना दिल ही दिल में दोहराती रही कि अचानक मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि झोंपड़ी के बाहर अब किसी की आवाज़ नहीं आ रही, जैसे बाहर कोई मौजूद ही ना हो। अचानक सड़क पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई तो फ़कीर ने एकदम अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। जा बच्ची, उनकी बात सुनकर मैं तुरंत बाहर निकल आई। देखा तो एक गाड़ी थी जिसमें 2 पति पत्नी सफ़र कर रहे थे और गाड़ी किसी खराबी की वजह से ठीक झोंपड़ी के सामने आकर रुक गई थी। मैं भागकर उनके करीब गई और उनसे बोली, मुझे जान का खतरा है, मुझे अपने साथ ले जाएं। गाड़ी में मौजूद महिला ने तुरंत मेरे लिए दरवाज़ा खोला और अपने साथ मुझे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी ठीक हो गई तो उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की। सफ़र के दौरान मुझे पता चला कि वे दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं और जब मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी उन्हें सुनाई तो दोनों ही बहुत अफसोस करने लगे और मुझे अपने घर ले गए। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों एक बहुत ही बड़ी कोठी में बिल्कुल अकेले रहते थे और अपने अस्पताल में सर्विस को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की कि मैं उनके अस्पताल में काम करूं। मैंने भी वहीं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक दिन मुझे पता चला कि जय की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मुझे उसके मरने की ना तो खुशी हुई ना अफसोस, बस मैं खुद को आज़ाद महसूस करने लगी। मैंने दोबारा अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश की तो उसमें उन दोनों पति पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था, जो मुझे बेटी कहते ही नहीं थे बल्कि बेटी समझते भी थे। शायद उनकी मोहब्बत का ही असर था कि मैं बहुत जल्द एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।